हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए एक बार फिर से आपका वेलकम केशव आनंद ऑनलाइन क्लास में। देखिए बेटा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था पीएच स्केल के बारे में, है ना। पीएच स्केल के जो उपयोग हैं हमारे दैनिक जीवन में उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब इस पाठ का लास्ट टॉपिक बचता है बेटा, वो है लवण। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि लवण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कुछ प्रमुख लवण जो कि आपके बुक में दिए हुए हैं वो कैसे बनाए जाते हैं और क्या उनका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में होता है, इनके बारे में। यानी कि यूँ कहें कि अब हम धीरे धीरे चलते चलते अब इस पार्ट के लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं। ठीक है ना। तो आपका अभी आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा वो है लवण, है ना। देखिए लवण होता क्या है, जब भी कोई अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करते हैं तो वो लवण और जल का निर्माण करते हैं, है ना। अम्ल जब भी क्षार के साथ क्रिया करेगा तो वो लवण बनाता है और जल बनाता है। तो इसकी परिभाषा हो गई, यानी कि ज़्यादा कुछ नहीं इसमें है, बस अम्ल क्षार के साथ क्रिया करता है तो लवण व जल बनाता है। और ये बात आपने बहुत बार सुन चुकी है ना। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो लवण और जल बनेगा, दैट्स इट। अब देखिए लवण के प्रकार। ठीक है, देखो पीएच स्केल जब मैंने आपको बताया था तो आपको मैंने बताया था कि पीएच स्केल ये तो बताता है कि ये दिया गया पदार्थ अम्ल है या क्षार है, ये भी बताता है कि कोई अम्ल प्रबल है या दुर्बल है या क्षार प्रबल है या दुर्बल है ना। और लवण बन रहे हैं अम्ल और क्षार की क्रिया से, है ना। तो जो अम्ल या क्षार लवण बनाने में काम ले रहे हैं वो प्रबल हैं या दुर्बल हैं, उसके आधार पर लवण 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। देखो उदासीन लवण, उदासीन लवण। ठीक है, उदासीन लवण कब बनते हैं? जब अम्ल प्रबल हो और क्षार भी प्रबल हो, दोनों प्रबल हों, है ना। अम्ल और क्षार दोनों ही प्रबल हों तो लवण उदासीन होता है। इसी तरह से यदि अम्ल दुर्बल हो, है ना, और क्षार भी दुर्बल हो, ठीक है ना, तो भी लवण कौन सा होगा? उदासीन। यानी कि अम्ल और क्षार जब दोनों एक जैसे हों, या तो दोनों प्रबल हों या दोनों दुर्बल हों, है ना, तो ऐसे अम्ल और क्षारों को जब आपस में मिलाते हैं तो जो लवण बनेगा वो उदासीन लवण होता है। पहला प्रकार हो गया लवण का। ठीक है, दूसरा बेटा अम्लीय लवण। अम्लीय लवण, अम्लीय लवण कब बनते हैं? जब अम्ल प्रबल हो, अम्ल तो कैसा हो? प्रबल, लेकिन क्षार दुर्बल हो। क्षार कैसा हो? दुर्बल। तो फिर लवण कैसा बनेगा? अम्लीय लवण। तीसरे जो प्रकार हैं लवण के वो है बेटा क्षारीय लवण। क्षारीय लवण। ठीक है, अब ये कब बनेंगे आपको पता चल ही गया होगा। इसमें अम्ल तो होता है बेटा दुर्बल, है ना, और क्षार होगा प्रबल। तो फिर लवण कौन सा बनेगा? क्षारीय लवण। तो इस तरह से ये लवण 3 प्रकार के हो गए, उदासीन लवण, अम्लीय लवण और क्षारीय लवण। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपकी किताब में, आपकी बुक में जो कुछ लवण दिए हुए हैं उनके बारे में। ठीक है, तो जो लवण दिए हुए हैं आपके बुक में, पहले मैं उनके नाम आपको बता रहा हूँ कौन कौन से लवण हमें पढ़ने हैं। नंबर 1 तो दिया गया है बेटा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, इसके बारे में हमें पढ़ना है।
दूसरा बेटा ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर जिसको विरंजक चूर्ण भी कहते हैं, विरंजक चूर्ण। तीसरा जो दिया है बेटा वो है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। नंबर 4 पे धावन सोडा, धावन सोडा। और अंत में नंबर 5 पे प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, ये 5 लवणों के बारे में हमें पढ़ना है, एक एक करके हम पढ़ेंगे। इनके बारे में पढ़ना क्या है कि ये लवण, ठीक है, इनका सामान्य नाम क्या होता है, इनका सूत्र क्या होता है, इनका रासायनिक नाम क्या होता है, ये कैसे बनाए जाते हैं और इनका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, मतलब इनका उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ये पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम शुरू कर रहे हैं बेटाओ एक एक करके। पहला लवण हम पढ़ेंगे सोडियम क्लोराइड। देखिए टॉपिक है हमारा प्रमुख लवण, है ना। प्रमुख लवण, और इसमें नंबर 1 सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है बेटा, इसका सामान्य नाम होता है साधारण नमक, साधारण नमक। हाँ बेटा आप सही समझ रहे हैं, ये वही नमक है जो हम भोजन में काम में लेते हैं, है ना। खाना बनाते वक्त जो हम नमक काम में लेते हैं ये वही नमक है, सोडियम क्लोराइड, है ना। इसका सूत्र होता है बेटा NaCl, NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, और ये एक उदासीन प्रकृति का लवण है। कैसा लवण है ये? उदासीन। उदासीन क्यों है? क्योंकि ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की क्रिया से बना है। आप पहचान सकते हो इसमें प्रबल अम्ल कौन सा है और प्रबल क्षार कौन सा है? चलिए मैं बता देता हूँ आपको। देखिए अम्ल तो इसमें है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि प्रबल अम्ल मैंने आपको बताया था। इसका pH मान कितना होता है? 0, प्रबल अम्ल हुआ, है ना। और क्षार है इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी प्रबल क्षार है, इसका pH मान होता है 14, है ना, प्रबल क्षार है। दोनों की जब क्रिया होती है तो लवण बनेगा NaCl और साथ में बन जाएगा जल। तो ये लवण यानी कि सोडियम क्लोराइड प्रबल अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया से बन रहा है। इसका मतलब ये एक उदासीन प्रकृति का लवण है। आ गई बात समझ में आपको? अब देखिए व्यापारिक तौर पर या व्यावसायिक स्तर पर या औद्योगिक स्तर पर नमक कैसे प्राप्त किया जाता है, इतनी बड़ी मात्रा में नमक कैसे तैयार किया जाता है। तो देखिए जो समुद्र का खारा पानी होता है या खारे पानी की जो झीलें होती हैं वहाँ नमक का व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन किया जाता है। कैसे करते हैं? जो खारा पानी होता है उसको बड़े बड़े क्षेत्रों में इकट्ठा किया जाता है। उसमें क्या होता है कि सूर्य की गर्मी पाकर या सूर्य की ऊष्मा से जो जल है वो तो वाष्पन हो जाएगा, उसका वाष्पन हो जाएगा और जो लवण हैं वो नीचे रह जाएंगे, ठोस लवण नीचे रह जाएंगे। ठीक है, अब ये जो लवण है बेटा इसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ हैं। इसमें सोडियम क्लोराइड तो है लेकिन बहुत सारी अशुद्धियाँ भी हैं। अब हमें इन अशुद्धियों को दूर करना है, मतलब नमक को हमें शुद्ध करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि वो जो लवण का मिक्सचर है, मिश्रण है, उसको इकट्ठा करके उसका संतृप्त विलयन बनाएंगे। कैसा विलयन बनाएंगे? संतृप्त। ठीक है, अब ये संतृप्त विलयन क्या होता है? देखिए उसमें हमें पानी मिलाना है। पानी उतना ही मिलाना है जितना उस सोडियम क्लोराइड के या उस मिक्सचर की क्षमता है।
ठीक है ना। संतृप्त स्तर क्या होते हैं इसके बारे में आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, ठीक है, 9th क्लास में आप पढ़ के आए हैं। संतृप्त, असंतृप्त, अति संतृप्त। तो संतृप्त वो होता है जिसमें क्षमता के अनुरूप विलेय पदार्थ उपस्थित हो, ठीक है ना। तो आपको इस मिश्रण में से जो अशुद्ध मिश्रण है उसका संतृप्त विलयन बनाना है। ना तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी मिलाना है, ना बहुत कम पानी मिलाना है, एक पर्याप्त मात्रा में पानी मिला करके उसका संतृप्त विलयन बना लेंगे। अब इस संतृप्त विलयन में आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की गैस प्रवाहित करनी है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की गैस, ठीक है ना, ये प्रवाहित करेंगे। तो जब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की गैस उस अशुद्ध मिश्रण के संतृप्त विलयन में प्रवाहित होती है तो उसमें से सोडियम क्लोराइड अवक्षेप बना करके पृथक हो जाएगा, है ना, और बाकी की अशुद्धियाँ अलग हो जाएंगी। इस तरह से हम समुद्र के खारे पानी से शुद्ध नमक तैयार करते हैं या कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस होता है आपका नमक के शुद्धिकरण का। अब देखिए बेटा, इसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा आपका वो ये रहेगा कि इस नमक का उपयोग क्या किया जाता है, सोडियम क्लोराइड का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। तो देखो, सोडियम क्लोराइड जो होता है ना बेटा, इसका एक उपयोग तो आप सभी जानते हैं, मैंने बता भी दिया कि भोजन बनाने में इसका उपयोग हर एक घर में किया जाता है ना। इसके अलावा अचार और मांस के परिरक्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है। अचार और मांस के परिरक्षण में उनको सुरक्षित रखने के लिए लंबे समय तक वो खराब ना हो, इसलिए नमक उसमें मिलाया जाता है, ठीक है। हिम मिश्रण बनाने में भी नमक का उपयोग होता है। हिम मिश्रण क्या होता है? देखिए, जो बर्फ़ होती है ना, इसकी ठंडक को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए उसमें नमक मिला करके रखते हैं, तो बर्फ़ की जो ठंडक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको यदि आइसक्रीम जमानी है तो आप बर्फ़ के साथ थोड़ा सा नमक मिला के रखें, ठीक है, तो वो बहुत जल्दी आइसक्रीम जम जाएगी, है ना। ये जो बर्फ़ बेचने वाले होते हैं, कुल्फ़ी बेचने वाले होते हैं, ये इसी तरह से उसकी जो पेटी होती है, जो बॉक्स होता है, उसमें बर्फ़ के साथ साथ नमक मिला के रखते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या बहुत जल्दी ठंडक ज़्यादा उत्पन्न कर देता है। तो ऐसे मिश्रण को कहते हैं हिम मिश्रण, ठीक है। तो हिम मिश्रण बनाने में भी नमक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब इसका उपयोग प्रयोगशालाओं में भी किया जाता है। जो साधारण नमक होता है, इसका उपयोग प्रयोगशाला में एज ए अभिकर्मक, है ना, एज ए रिजेंट, अभिकर्मक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। अभिकर्मक क्या होते हैं? अभिकर्मक वो पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग करके प्रयोगशाला में हम नए पदार्थ बना सकते हैं, है ना, नए पदार्थ बना सकते हो, उन्हें हम कहते हैं अभिकर्मक। तो सोडियम क्लोराइड का उपयोग, यानी कि साधारण नमक का उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी किया जाता है, ठीक है बेटा। अब एक और विशिष्ट प्रक्रिया जो आपकी किताब में दी हुई है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और वो है बेटा क्लोर क्षार प्रक्रिया। इसी में, है ना, क्लोर क्षार प्रक्रिया ये क्या होती है? देखिए, नमक का उपयोग करके हम क्लोरीन गैस बनाएंगे, नमक का उपयोग करके हम एक क्षार भी बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस भी बनाएंगे। तो उस प्रक्रिया को ही हम कहते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया या अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो एक क्षार बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया में चूँकि क्लोरीन भी बन रही है और एक क्षार भी बन रहा है, इसलिए इसका नाम हो गया क्लोर क्षार प्रक्रिया। तो आपसे पूछा जाएगा कि क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं, समझाइए, ठीक है। तो उसका सीधा सा जवाब क्या होगा कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, समझ में आ रहा है,
जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षार बनता है। एनोड पर क्लोरीन गैस, ये गैस एनोड पर है ना एकत्रित होगी और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस एकत्रित होती है। विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए दो छड़ लगाते हैं ना हम लोग, है ना। उनमें से एक तो होती है कैथोड, दूसरी होती है एनोड, है ना। एक तो धनावेशित छड़ होती है, एक ऋणावेशित छड़ होती है। तो कैथोड पर तो हाइड्रोजन गैस और एनोड पर क्लोरीन गैस एकत्रित होगी। ठीक है, इसको एक चित्र से मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिए आप समझने का प्रयास करें। सबसे पहले तो हमें ये एक बीकर लेना है बेटा, ये बीकर हमने लिया है ना, और इस बीकर में हमने भर लिया नमक का जलीय विलयन। ये नमक का जलीय विलयन हमने इसमें भर लिया है। ठीक है, नमक का जलीय विलयन। ओके, अब इसमें हमें दो छड़ लगानी है। एक तो हमने छड़ ये लगा दी, है ना, और एक छड़ ये लगा दी। दो छड़ हमने इसमें लगा दी है ना। अब इन छड़ों का संपर्क कर देते हैं बेटाओ सेल या बैटरी से। ये लो, ये हमने इसमें एक बैटरी लगा दी, है ना। ये मैंने आपको बताया था बैटरी की जो बड़ी लाइन होती है ये धन सिरा होता है, और जिधर छोटी लाइन होती है वो बैटरी का ऋण सिरा होता है। यहाँ हम एक स्विच लगा देते हैं, ये स्विच लगा दिया और इससे एक तार लिया और उसका संबंध हमने इस दूसरी छड़ के साथ कर दिया। ठीक है ना, क्योंकि हमें इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करनी है, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए हमें सेल लगाना पड़ेगा ना, सेल या बैटरी जो भी है, और एक स्विच कि हम उसके करंट को ऑन ऑफ कर सकें, चालू या बंद कर सकें। ठीक है, अब देखिए जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और विद्युत की दिशा हमेशा धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होगी। ध्यान रखना है आपको, यह करंट की डायरेक्शन रहेगी, विद्युत धारा की दिशा धन सिरे से ऋण सिरे की तरफ होती है। बैटरी के धन सिरे से जिस छड़ को आपने जोड़ा हुआ है इसको हम कहते हैं एनोड। इसको क्या कहेंगे? एनोड। तो एनोड का मतलब हो गया बेटा धनावेशित छड़। एनोड का मतलब क्या हो गया? धनावेशित छड़, है ना। और जो छड़ बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ी हुई है इसको हम कहते हैं कैथोड। ये कौन सी हो जाएगी बेटा? कैथोड। और कैथोड का मतलब हो गया ऋणावेशित छड़। ऋणावेशित छड़, ये लो कैथोड और एनोड दोनों हो गई। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, जब भी हम इस स्विच को ऑन करेंगे विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो नमक का जलीय विलयन है ना, ये वियोजित होगा, है ना, और जल के साथ क्रिया करके पूरा वियोजन होगा और उस वियोजन से यहाँ तले में सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा ना ये कैथोड की छड़ के आसपास बनेगा, ध्यान रखना, एनोड की तरफ नहीं जाएगा, है ना। तो ये तो बन गया तले में क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा जिसको कहते हैं NaOH, ठीक है ना। और साथ में बन रहा क्लोरीन। तो ये जो क्लोरीन गैस है ना, ये क्लोरीन गैस, ये क्लोरीन गैस इस छड़ पे जाकर के एकत्रित हो जाएगी यहाँ। ये इस पे क्यों जा रही है भाई? हैं?
क्लोरीन गैस एनोड पे क्यों जा रही है? क्योंकि एनोड है बेटा धनावेशित क्षण और क्लोरीन है नेगेटिव आयन। क्लोरीन ऋणावेश होता है ना, और ये धनावेशित क्षण की तरफ क्यों जाएगा? क्योंकि आपको पता है कि जो विपरीत आवेश होते हैं ना, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं, दूर हटाते हैं। तो क्लोरीन जो कि ऋणावेशित कण होता है, ये धनावेशित क्षण की तरफ जाएगा, इसलिए ये कहाँ पे जाएगा? एनोड पर। और हाइड्रोजन जो है बेटा H पॉजिटिव, हाइड्रोजन धनावेशित कण होता है, तो ये किस क्षण की तरफ जाएगा? ऋणावेशित क्षण की तरफ। तो हाइड्रोजन यहाँ पे जमा हो जाएगी। तो इसलिए कहा जाता है कि जब भी हम नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, मतलब जब क्लोर क्षार प्रक्रिया जब हम करते हैं तो क्षार बनता है जो तली में कैथोड छड़ के नीचे एकत्रित हो जाता है। क्लोरीन गैस बनती है जो एनोड पे एकत्रित हो जाती है। हाइड्रोजन गैस बनती है जो कैथोड पर जमा हो जाएगी। ठीक है, तो इस पूरी प्रक्रिया में एक क्षार बन रहा है, क्लोरीन गैस बन रही है, इसलिए इसका नाम हो गया क्लोर क्षार अभिक्रिया। ठीक है, इसको बैलेंस कर लें, अभी ये संतुलित नहीं है तो 2NaCl आप लगा दें, इसमें 2 आप यहाँ लगा दें और 2 आप यहाँ लगा दें, है ना। अब 2 सोडियम हो गए, 2 क्लोरीन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए, है ना, और 2 ऑक्सीजन हो गया बैलेंस। ठीक है, संतुलित हो गया। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। ठीक है, तो क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं? नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड नमक क्षार बनता है, एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इनके क्या क्या उपयोग हम लोग कर सकते हैं। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, क्लोरीन गैस बन रही है, हाइड्रोजन गैस बन रही है, इनके क्या उपयोग हैं, है ना। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बन रहा है इसका क्या उपयोग है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग है बेटा, एक तो इसका साबुन और अपमार्जक बनाने में उपयोग किया जाता है, साबुन और अपमार्जक, ठीक है ना, सोप एंड डिटर्जेंट, इनको बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग धातुओं से ग्रीस या चिकनाई को हटाने में किया जाता है, धातुओं से ग्रीस या चिकनाई हटाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, चिकनाई युक्त दाग धब्बों को हटाने के लिए या मशीन की साफ सफाई में भी इसका उपयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। ठीक है, तो इस तरह से ये तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के मुख्य उपयोग हुए बेटा। इसके अलावा पेपर इंडस्ट्रीज़ में भी इसका उपयोग किया जाता है, कागज़ उद्योग में जो होते हैं, ठीक है ना, वहाँ भी इसका उपयोग किया जाता है। आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, जो कृत्रिम रेशे होते हैं उन्हें बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग क्या क्या किए जाते हैं, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ NaOH के उपयोग, मुख्य लिख रहा हूँ, बाकी आप बुक में से देख लेना। साबुन व अपमार्जक बनाने में, है ना, कागज उद्योग में, ठीक है। इसके अलावा कृत्रिम रेशे बनाने में, कृत्रिम रेशे बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लोरीन की, कि क्लोरीन के क्या उपयोग हैं। क्लोरीन के उपयोग देखो, क्लोरीन का उपयोग जल को रोगाणुमुक्त करने में या जल के शुद्धिकरण में, जो पेयजल होता है ना बेटा, उसको रोगाणुमुक्त करने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के निर्माण में, है ना, PVC पॉलीवाइनिल क्लोराइड के निर्माण में,
पॉलीवाइनिल क्लोराइड, जिसके ये रबर के प्लास्टिक के पाइप वगैरह जो बनते हैं ना, वो है ये, ठीक है। इसके अलावा विरंजक चूर्ण के निर्माण में, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, अगला लवण विरंजक चूर्ण के निर्माण में, तो ये क्लोरीन गैस के उपयोग हुए मुख्य हैं, ठीक है। इसके अलावा जो तीसरा उत्पाद है इसमें वो है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के क्या उपयोग हैं? हाइड्रोजन के उपयोग, देखो बेटा, हाइड्रोजन का उपयोग एक तो किया जाता है, इसका उपयोग अमोनिया के उत्पादन में, अमोनिया NH3 होता है बेटा, है ना, अमोनिया के उत्पादन में, उर्वरक बनाने में, फर्टिलाइजर जिन्हें कहते हैं, उर्वरक बनाने में, है ना। इसके अलावा इसका उपयोग कर सकते हैं जो तरल हाइड्रोजन होती है, लिक्विड हाइड्रोजन, है ना, का उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है, ईंधन के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो ये अमोनिया बनाने में इसका उपयोग किया जाता है और विस्फोटक पदार्थ भी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, विस्फोटक पदार्थ बनाने में, ठीक है, विस्फोटक पदार्थ बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इनके जो उपयोग हैं ये हमें कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? सोडियम क्लोराइड से। तो जब सोडियम क्लोराइड के उपयोग आपसे पूछे जाए तो जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताए थे वो तो आप करेंगे ही, है ना। उसके अलावा यदि आप क्लोर क्षार अभिक्रिया लिख रहे हैं तो क्लोर क्षार अभिक्रिया का एक तो इसकी परिभाषा, ये समीकरण, डायग्राम आपकी बुक में नहीं है तो ज़रूरत नहीं है इसकी, बस आपको समझाने के लिए मैंने आपको बताया था। और ये जो उत्पाद बन रहे हैं इनके कहाँ कहाँ उपयोग किए जाते हैं, ये उपयोग, ठीक है बेटा, आई आपको बात समझ में? तो ये था सोडियम क्लोराइड। कोई दिक्कत? यदि कोई दिक्कत तो आप क्वेरीज में मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट जो लवण है हमारा वहाँ चलते हैं। अगला लवण कौन सा होगा बेटा? अगला लवण होगा विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण, ठीक है ना। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम, शायद सी बड़ी आएगी ना बेटा, हिंदी में कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है, ये इसका रासायनिक नाम हुआ, है ना। इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है CaOCl2, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है। अब ये बनाया कैसे जाता है, ठीक है, तो बनाने का सिंपल सा तरीका है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको चूने का पानी कहते हैं, है ना, या बुझा हुआ चूना कहते हैं, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। कौन सी गैस? क्लोरीन गैस। मैंने आपको बताया था ना, क्लोरीन गैस के उपयोग बताए थे अभी कि विरंजक चूर्ण बनाने में, तो यहाँ काम में आ रही है। तो क्लोरीन गैस किस में प्रवाहित करनी है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में। तो ये बनाएगा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, CaOCl2 प्लस H2O,
ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं बेटा विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण। तो ऐसे बनाया जाता है विरंजक चूर्ण प्रयोगशाला में, है ना। चूने के पानी में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अब देखिए विरंजक का अर्थ क्या होता है, विरंजक, विरंजक, विरंजक का अर्थ होता है रंग उड़ाने वाला, रंग उड़ाने वाला, ठीक है ना। तो इसका काम हो गया रंग को उड़ाना। तो इसके उपयोग क्या क्या हैं और कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए एक तो इसका उपयोग किया जाता है बेटा कागज़ उद्योग में, कागज़ उद्योग में, है ना। कपड़ा यानी कि वस्त्र उद्योग में, वस्त्र उद्योग में। आपको पता है ना कि कागज़ और कपड़े दोनों ही पेड़ पौधों से प्राप्त किए जाते हैं, मतलब पेड़ की लकड़ी, पेड़ के पत्ते, पेड़ के छाल, इन्हीं से तो बनाया जाता है कागज़ भी और कपड़े भी, है ना। तो एक्चुअली जो इनका रंग है पत्तियों का या छाल का, भूरा रंग होता है या हरा रंग होता है, तो जबकि कागज़ कैसे होते हैं, सफ़ेद होते हैं, है ना। तो पहले क्या करते हैं कि इन लकड़ी का या छाल का रंग हटाया जाता है, तो इसको हटाने के लिए हम विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। तो कागज़ उद्योग में और वस्त्र उद्योग में इसका उपयोग हो गया, ठीक है। दूसरा ये एक प्रबल ऑक्सीकारक है, प्रबल ऑक्सीकारक है, ठीक है ना। विरंजक चूर्ण क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक, मतलब ये ऑक्सीजन को देने का काम करता है। यदि आप किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण करना चाहते हैं तो उसकी क्रिया आप इस विरंजक चूर्ण के साथ करवा दें तो ये तुरंत उसको ऑक्सीकृत कर देगा, क्योंकि ऑक्सीजन देने की क्षमता है इसमें। तो ये प्रबल ऑक्सीकारक है। इसके अलावा इसका उपयोग किया जाता है जल को रोगाणु मुक्त करने में, जल को रोगाणु मुक्त करने में। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरीन है। विरंजक चूर्ण में क्या है, क्लोरीन है, ठीक है ना। और क्लोरीन जो होती है ना, ये रोगाणुओं को ख़त्म करती है। देखो आपने देखा होगा कि जहाँ भी रुका हुआ पानी होता है ना, वो तालाब हो या फिर और कोई जगह हो, बड़े बड़े शहरों में जहाँ पानी की सप्लाई टंकियों के माध्यम से होती है, तो वहाँ टंकियों में पानी जो भरा रहता है उसमें भी समय समय पर हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करते रहते हैं। उससे क्या होता है कि उसके अंदर कोई जो इंसेक्ट्स होते हैं, कोई रोगाणु, कोई विषाणु, कोई बैक्टीरिया, वायरस जो भी है, वो ख़त्म हो जाते हैं क्लोरीन से, ठीक है। तो इसका उपयोग जल को रोगाणु मुक्त करने में भी किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसका उपयोग किया जाता है बेटा सौंदर्य प्रसाधन सामग्री बनाने में, सौंदर्य प्रसाधन, है ना, सामग्री बनाने में। अब ये सौंदर्य प्रसाधन सामग्री क्या है, फेयरनेस क्रीम, पाउडर जो भी होते हैं ना, गोरा होने की जो भी क्रीम होती है, उन सब में ये मिलाया जाता है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है ना। और वैसे भी ब्लीचिंग करवाते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे हैं, ठीक है ना, जो भी ब्यूटी सैलून में जाते हैं, ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, ब्लीच करवाते हैं। अब ब्लीच करवाने से क्या होता है कि उनकी जो स्किन है उसका कलर थोड़ा सा लाइट हो जाता है। कोई काला या फिर कोई सांवला यदि कोई व्यक्ति है या कोई महिला है तो ब्लीच करवाए तो वो थोड़ा सा उनका रंग हल्का हो जाता है, ठीक है ना, हल्का ही होता है। ऐसा नहीं कि हम भैंस को लेके जाए और गाय बना दें, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये इसके उपयोग हो गए बेटा विरंजक चूर्ण के। यहाँ इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, अगले वीडियो में हम इस पाठ को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और घर में रहिए।